हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के चरण कौन-कौन से होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, वो चरण बाय चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स होता है। तो पाठ्यक्रम विकास के भी कुछ चरण हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। हालाँकि बहुत सारे चरण होते हैं, अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों, अलग-अलग शिक्षाविदों, अलग-अलग लोगों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं। फिलहाल हम जो मेन स्टेप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारे वीडियोज मिलते हैं, टोटल डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पाठ्यक्रम विकास के चरण देखते हैं, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर है क्या। आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अ, कुछ भी कंटेंट हम डाल दें या कुछ भी जोड़ दें। एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसके अंतर्गत खास करके जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, जो अधिगम अनुभव होते हैं, तथा पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन की साफ समझ होनी आवश्यक है। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिगम अनुभव हो और उसमें परिवर्तन लाया जा सके। आप जानते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए सामाजिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का स्वरूप विकसित किया जाता है। और अगर समाज के उद्देश्यों, समाज की विभिन्नता, हमारे समाज में विभिन्नता बहुत है, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे कल्चर हो, भाषा हो, कुछ भी हो। अगर इन सबको ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाएगा तो एक बेहतर पाठ्यक्रम नहीं माना जाता है। पाठ्यक्रम के मूल तत्वों के आपसी संबंध के स्वरूप में विविधता होती है। बहुत सारे जो तत्व होते हैं उनमें भी विविधताएं पाई जाती हैं। इनमें कुछ जैसे कि उद्देश्य है, पाठ्यवस्तु है, शिक्षण विधियां हैं, मूल्यांकन है। इनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। मतलब ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो किसी न किसी कक्षा के लिए, किसी न किसी स्तर के लिए इंटरेस्ट के आधार पर बनाया जाता है, ताकि बच्चे अधिगम कर सकें, अनुभव ले सकें। आप जानते हैं कि इसको संपूर्ण अनुभव भी कहा जाता है, कि पाठ्यक्रम एक संपूर्ण अनुभव है जिससे विद्यार्थी पढ़ता है और अपने आप को निर्मित करता है समाज के अनुसार, क्योंकि पाठ्यक्रम भी समाज के अनुसार बनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं आखिर अब कौन कौन से स्टेप्स है, इसके बारे में देखते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। जिनमें पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के सोपान, जो चरण है, सोपान है, जिनमें कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। चौथा है अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन। एंड पांचवा मूल्यांकन। ये मुख्य चरण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन जानेंगे, क्योंकि आपके विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। चलिए देखते हैं। जिनमें सबसे पहला है कि शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, कि आइडेंटिफाई एजुकेशनल नीड्स। क्योंकि जब तक हम एजुकेशनल नीड्स की पहचान नहीं करेंगे, या जब तक पहचान नहीं करेंगे किसी चीज की कि आखिर क्या चाहिए, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन से डिटेल्स हैं, या आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम हो, वह तभी उत्तम कहलाता है और तभी बेहतर कहलाता है जब वह समाज के व्यक्तियों के अनुरूप तैयार की जाए। क्योंकि पाठ्यक्रम को कोई ना कोई विद्यार्थी पढ़ता है, ग्रहण करता है, और वो समाज का ही विद्यार्थी होता है, व्यक्ति होता है, और उसे पढ़ लिख करके समाज में ही जाना होता है। साथ ही साथ ये भी तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा तय किए जाने वाले महत्वपूर्ण सोपानों में से यह एक है, आवश्यकताओं का निर्धारण करना या पहचान करना। अगर आवश्यकताएं ही नहीं पता होंगी तो हम बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते।
यानी कि बिना उचित पहचान के उद्देश्यों का निर्माण करना या रणनीति बनाना संभव नहीं हो पाता है। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि करना क्या है, तब तक हम बेहतर तरीके से निर्मित नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं पता होता कि किस क्लास के लिए पाठ्यक्रम है, किस स्तर के लिए पाठ्यक्रम है, किस उम्र के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम है, क्योंकि उसी हिसाब से कंटेंट, उसी हिसाब से इंटरेस्ट, उसी हिसाब से उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती हैं और उसी हिसाब से विषय वस्तु का चयन किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि जब तक शैक्षिक उद्देश्य नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा तथा पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये माना जाता है कि शिक्षा ऐसी हो जो समाज का निर्माण कर सके, देश का निर्माण कर सके। और देश का, समाज का निर्माण करने से तात्पर्य है व्यक्ति का निर्माण करना, क्योंकि कोई भी देश, राष्ट्र एक बेहतर तभी कहलाता है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों, वहाँ के लोग बेहतर नागरिक हों और अ, अपनी उपयोगिता समझते हों, अपना रोल समझते हों। उद्देश्यों के प्रतिपादन में कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि परिस्थिति विश्लेषण के आंतरिक तथा बाह्य घटकों की पहचान करना, शिक्षा, दर्शन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार। यानी कि अगर हम उद्देश्यों का निर्माण भी करते हैं, प्रतिपादन भी करते हैं, तो हम इन चीजों को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से घटक होंगे, शिक्षा का दर्शन क्या होगा, आखिर शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा व्यक्ति को क्यों दी जानी चाहिए, शिक्षा में कौन कौन से विषय वस्तु का निर्धारण किया जाना चाहिए, आखिरकार समाज के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे आर्थिक और राजनीतिक से जोड़ करके रखती हो, हमारे सांस्कृतिक जोड़ करके रखती हो। विद्यार्थियों के विकास की अवस्थाओं की आवश्यकता, यानी कि विद्यार्थियों के विकास के आधार पर भी इनको देखा जाता है कि उनकी अवस्थाओं की आवश्यकता के आधार पर, कि अगर हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए, क्योंकि जब तक उनके अनुसार नहीं होगा, उनकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इनके आधार पर भी हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। राष्ट्र के भावी नागरिकों के कौशल एवं क्षमताओं का स्वरूप, यानी कि देखो, आज अगर एक बच्चा है, क्लास में पढ़ रहा है, कल को वो एक नागरिक बनेगा। आज भी वो नागरिक है, 18 साल का हो जाता है अपने यहाँ, तो वो वोट देने के लायक हो जाता है एंड वो पूरी तरीके से वैलिड सिटीजन कहलाता है। तो एक बेहतर कौशल कैसे विकसित होगा, उसी हिसाब से उद्देश्य बनाना होगा, यानी कि कौशल कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड नहीं है तो समाज में उसकी भूमिका इतनी अहम नहीं होगी। इन्हीं सब का इंग्लिश वर्जन भी है। तो इनके आधार पर हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, चलिए देखते हैं। ज्ञानात्मक, अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ज्ञानात्मक चीजों को कैसे शामिल किया जाए, कॉग्निटिव, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसको क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें कैसे जोड़ा जाए ऐसी चीजों को पाठ्यक्रम में, जिससे विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सके और हमेशा समाज की मदद कर सके। भावात्मक, यानी कि इफेक्टिव भी होना चाहिए, बच्चों भाव रूप से जुड़ने चाहिए उस पाठ्यक्रम में। यानी कि पाठ्यक्रम का जब निर्माण होता है तो इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। हम क्लासिफाई करते हैं उद्देश्यों का, अगर निर्धारण करते हैं तो, कि ज्ञानात्मक बातों को भी ध्यान में रखें, भावात्मक बातों को भी ध्यान में रखें एंड क्रियात्मकता को भी देखें, क्योंकि ये तीनों चीजें रिलेट करती है हमारे 3 H से। H फर्स्ट इज द हेड, हेड में सिर, जो हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड है, एंड सेकंड H ई हार्ट,
जो हमारे दिल से, भाव से रिलेटेड है। एंड तीसरा एच है, हैंड, जो एक्शन से रिलेटेड है, जो क्रियात्मकता से रिलेटेड है। हमारे पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, हमारे उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिससे विद्यार्थियों में एक बेहतर क्रियाशीलता का विकास हो, बेहतर कौशल का विकास हो, बेहतर नागरिक बन सके, बेहतर मूल्यों का विकास हो। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए उद्देश्यों का वर्गीकरण जब करते हैं, आज आखिरकार सोशल जो सामाजिक है, जो हमारा सोसाइटल एस्पेक्ट है, वो कितना बेहतर होगा। जो हम उद्देश्य बना रहे हैं, क्या इन उद्देश्यों से हमारे समाज की पूर्ति होगी? क्या हम समाज को एक डायनेमिक समाज कह पाएंगे? क्या एक गतिशील समाज कह पाएंगे? क्या मूल्यवान समाज कह पाएंगे? ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक, फिजिकल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा फिजिकली भी बेहतर नहीं होगा, इसलिए हमें विजिट करवाना, विभिन्न प्रकार के खेल कूद, कई सारे ये भी उद्देश्य शामिल होते हैं कि आखिर किस स्तर का बच्चा है, उसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटी की जानी चाहिए। नैतिक मूल्यों का बहुत जरूरी है, मोरल वैल्यूज भी चाहिए। भाई अगर हमारे उद्देश्यों में ये ना हो कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास ना हो सके, तो फिर बेकार है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, आखिर इन आधार पर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। हम कैसे करते हैं आखिर विषय वस्तु का चयन? अगर हम पहचान भी कर लेते हैं, हम उद्देश्यों का निर्धारण भी कर लेते हैं किसी न किसी आधार पर, आखिर हम विषय वस्तु का चयन एवं संगठन कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसका? कोई भी विषय वस्तु की व्यवस्था, विषय वस्तु की जो व्यवस्था होती है वो अर्थपूर्ण ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा मूल्यों के रूप में किया जाता है। इसकी व्यवस्था विद्यालय में पाठ्यक्रम के आधार पर की जाती है। यानी कि अगर विषय वस्तु का चयन हमें संगठन करना है, तो आखिर विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण ज्ञान मिलेगा? क्या उनके अंदर कौशल का विकास होगा? उनके अंदर ऐसे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड्स, वैल्यूज डेवलप होंगी जिनके आधार पर वह समाज में अपनी भूमिका निभा सकेगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। क्योंकि स्कूल जो कि आधारभूत शिक्षा का अंग माना जाता है, जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन सकारात्मक रूप से प्रोवाइड की जाती है, एक क्रिएटिव बेस्ड। हम देखते हैं कि विषय वस्तु के चयन है तो मापदंड क्या होंगे, क्या क्राइटेरिया हम रखते हैं, क्योंकि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होता है। ऐसे हम उठा करके कोई भी कंटेंट नहीं रख सकते। क्लास 1 के बच्चे के लिए, क्लास 2 के बच्चे के लिए, क्लास 3 के, सबके लिए अलग अलग कंटेंट होगा। अब क्लास 1 के बच्चे को वो चीज़ें नहीं पढ़ा सके जो हम 10th में पढ़ाते हैं, जो 12th में पढ़ाते हैं, जो 12th में पढ़ाते हैं वो क्लास 1 के बच्चों का नहीं पढ़ा सकते उनको। तो अंतर होता है, क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षण हेतु विषय वस्तु खुद में संपूर्ण आत्मनिर्भर होनी आवश्यक है। शिक्षक छात्र दोनों को ही विषय वस्तु के अतिरिक्त कोई और संदर्भ की आवश्यकता ना हो। तो ये तय है कि कम से कम विषय वस्तु वो हो जिनसे विद्यार्थियों का बेहतर विकास हो सके। जो शिक्षार्थी है, जो जो शिक्षक है, वो शिक्षक में खुद में ऐसी वो गतिविधि उत्पन्न हो सके विषय वस्तु के आधार पर जो हमारे समाज के लिए बेहतर हो। बच्चे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो सके, सेल्फ रिलायंस डेवलप हो सके, सेल्फ डायरेक्शन उनमें विकसित हो सके, एंड सेल्फ क्रिएटिव माइंड विकसित हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आत्मनिर्भरता भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड के अंतर्गत ही इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। आखिर विषय वस्तु मूल्य, विचारों, संकल्पनाओं व अधिगम विशेषताओं में योगदान देने वाली है, तो पाठ्यक्रम समाज के लिए महत्वपूर्ण होना अनिवार्य है। अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है किसी विषय वस्तु का, मान लीजिए कि गांधी जी के सिद्धांत एक लेसन है, पाठ है, क्या उसको पढ़ने के बाद हमारे समाज में बदलाव आएगा?
क्या उनके विचारों से हमारे समाज में मूल्यों का विकास होता है? क्या विद्यार्थियों में वो विकसित हो पाएगा? अगर उसका इम्पोर्टेंस है तो उस विषय वस्तु को ज़रूर जोड़ें। ऐसे बहुत सारे जो हमारे सामाजिक रिलेटेड, सांस्कृतिक रिलेटेड, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे कल्चर को संजो करके रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। वैलिडिटी क्या है? विषय वस्तु शुद्ध तथा स्पष्ट स्वरूप की होनी चाहिए, भ्रामक तथा अशुद्ध ना हो। बिल्कुल सत्य है। अगर कंटेंट ही बेहतर ना होगा तो सीधी सी बात है कि एक विद्यार्थी बेहतर तरीके से ज्ञान हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षक को भी वो विषय वस्तु आना चाहिए। अगर स्पष्टता नहीं है, अगर शुद्धता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर वो विषय वस्तु बेहतर नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु समाज के विकास में, बच्चों के मस्तिष्क, उसके मूल्य, सामाजिक एंड वो सभी विकास जो हमारे देश को एक बेहतर दिशा देने, निर्माण करने में मदद कर सके, ऐसा विषय वस्तु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल एक नहीं है, किसी एक विषय का कंटेंट नहीं है, किसी भी विषय का कंटेंट हो एकदम शुद्ध होना चाहिए। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, रुचि। विषय वस्तु बच्चों द्वारा रुचि लेने वाला हो, ना कि अरुचिपूर्ण हो। जिसमें इंटरेस्ट नहीं, चाहे वो खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे घूमने में हो, कहीं जा रहे हैं, हमारा जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वो हम नहीं करते। तो आखिर कंटेंट ऐसा हो जो एक्टिविटी बेस्ड हो। हायर एजुकेशन लेवल में भी एक्टिविटीज दी जा सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, कोई विजिट करा दीजिए, उससे बच्चे सीख भी लेते हैं एंड टेंजिबल फॉर्मेट में नॉलेज भी उनको मिल जाता है, यानी कि मूर्त रूप में नॉलेज भी मिल जाता है और बेहतर सीख भी जाते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक ज्ञान है वो बहुत कम होता जा रहा है। और व्यवहारिकता का होना बहुत जरूरी है, तभी इंटरेस्ट आ पाएगा विद्यार्थियों के लिए। और खास करके एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो बोझ ना लगे, रटंत वाली ना हो, व्यवहारिक रूप दे। कक्षा से बाहर निकलिए, तभी वो बेहतर शिक्षा है, प्रायोगिक शिक्षा है। हमारी विषय वस्तु का निर्माण ही ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे रुचि ले सके, पढ़ सके। और खास करके शिक्षकों के लिए भी ये है कि वो किस तरीके से उसको डिलीवर करते हैं, कैसे इंटरेस्ट फुल बनाते हैं उसको। विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड में इसके अंतर्गत और है कि इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता बहुत जरूरी है। ऐसा कोई पाठ्यक्रम, ऐसा कोई विषय वस्तु अगर उपयोगी है तो बहुत बढ़िया है, जीवन में परिवर्तन लाए, आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसी भी विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, अगर हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आता, तो इसका मतलब वो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम ठीक नहीं है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसे कंटेंट का समावेश होना चाहिए, विषय वस्तु का सम्मिलन होना चाहिए, जिससे हमारे समाज विकसित हो सके, हमारे समाज में प्रगति हो सके, हमारा समाज संवेदनशील और सकारात्मक हो सके। तब जाकर के हम मानते हैं, क्योंकि अगर विषय वस्तु ऐसी नहीं है जो आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, इस तरीके की गतिविधियां उसमें शामिल नहीं हो पाती, इसका मतलब उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अगर उपयोगी नहीं है तो फिर बेकार है। सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। विषय वस्तु में यह भी आवश्यक रूप से ध्यान देने वाली बात है कि वह सीखने में कितनी सरल और कठिन है, क्योंकि हमारे कक्षा में केवल एक ही प्रकार के विद्यार्थी नहीं होते, हमारे कक्षा में डाइवर्सिटी इन क्लासरूम होता है। और बेहतर समझने के लिए, समझाने के लिए कठिनता का स्तर ऐसा हो जो विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी समझ सके। हमारे क्लास में डिफरेंट डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड जो क- विद्यार्थी होते हैं वो भी होते हैं क्लास में, उन्हें भी समझ में आना चाहिए। इसलिए शिक्षक के अंदर ऐसी स्किल्स का होना, ऐसी जो प्रशिक्षण उनको मिलना चाहिए जिससे बेहतर हो सके। और अगर नहीं है तो सीखना चाहिए, शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि कितना एक्सेसिबल बनाया जा सके, क्योंकि अगर कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है तो वो बेकार है, और अगर नहीं है तो एक्सेसिबल बनाने की जिम्मेदारी भी टीचर की है।
विभिन्न टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं का यूज कर सकते हैं, विभिन्न टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, कई सारे उनको एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। हम देखते हैं संगठन विषय वस्तु का, अभी हमने चयन देखा, अब संगठन की बात करते हैं। सीरियलाइजेशन होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए। अगर कोई विषय वस्तु है तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। चयन तो मान ली कर लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन आप उसका संगठन कैसे करेंगे? वो ये क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी विषय वस्तु कहीं भी रख दो। मान लीजिए जैसे बहुत सारे आप पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस होता है जिसमें 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट होता है, लेकिन कौन सी यूनिट सेकंड नंबर पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी, फोर्थ नंबर पे आएगी, उसका कंटेंट कैसे सेट होगा, उस यूनिट में भी कौन कौन से जो सब यूनिट है वो कहाँ पर सेट हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषय वस्तु तथा सामग्री को, या यूं कहें कि शिक्षण प्रक्रिया को एक निश्चित क्रम में लिखा जाना एक अपने आप में डेवलपमेंट का एक आधार है। इसलिए इस क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, जिसमें आप जानते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो हम टीचिंग जो मेथड्स हैं, शिक्षण सूत्र हैं, उनका उपयोग करते हैं जो ज्ञात से अज्ञात की ओर माना जाता है। जब भी पढ़ाते हैं तो ऐसी चीजें जो रिलेट कर सके उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, अगर जानने वाली चीजें पहले नहीं बताएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कठिन बता दो, बच्चा खुद ही घबरा जाए, पढ़ना लिखना बंद कर दे, क्यूरियोसिटी उसकी बंद हो जाएगी। मूर्त से अमूर्त की ओर पहले देखिए, कुछ चीजें दिखाइए, टच कराइए, इसके बाद अमूर्त चीजों को बताइए। तो ऐसी क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंटेंट भी होना चाहिए, और खास करके शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इंटरेस्ट बना सके पढ़ने में, पढ़ाने में। विषय वस्तु के संगठन में हम निरंतरता की बात करते हैं, कंटिन्यूअसली की बात करते हैं, कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिगम की निरंतरता बनी रहे, विद्यार्थी सृजित होते रहें, समस्या समाधान वाले विचारों का विकास हो। यानी कि उसमें कंटिन्यूअसली सीखता रहे। क्या सीखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लगातार सीख रहा है किसी चीज को, तो आखिर क्या होगा, क्या सीखेगा उसमें? क्या उससे उसके अंदर समस्या समाधान जैसे गुण विकसित होते हैं? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद समाज में जाएगा तो जो प्रैक्टिकल जो फेस करता है, उसको समाधान करने का कौशल अगर विद्यार्थियों में विकसित होता है, तभी जाकर के एक बेहतर विषय वस्तु का संगठन माना जाता है। एकीकरण बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक क्षेत्र के तथ्यों तथा सिद्धांतों को दूसरे क्षेत्र के तथ्यों एवं सिद्धांतों से संबंधित किया जा सके, ताकि समन्वय मूल्यों का भी विकास हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी एक कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसके सामाजिक से भी जोड़ना चाहिए, उसके आर्थिक से भी जोड़ना चाहिए, उसके राजनीतिक से भी जोड़ना चाहिए, उसके कल्चर में भाषाई से भी जोड़ना चाहिए। सभी चीजों को, उससे वो प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक स्वरूप को पहचान सकेगा, और प्रत्येक स्थिति और स्वरूपों से संबंधित अपने अंदर कौशल का विकास कर सकेगा। तो विषय वस्तु का संगठन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम तभी बेहतर कहलाता है। सिस्टमैटिक का होना बहुत जरूरी है, एकीकरण का होना बहुत जरूरी है। आज हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाते समय हम कई ऐसी चीजों का जो नवाचार से संबंधित जन्म लिए हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो, उनका हम यूज कर सकते हैं पढ़ाते समय। अगर हम अधिगम अनुभवों का चयन, हम संगठन, आप सब कुछ तो कर लेते हैं। आपने कंटेंट का सिलेक्शन भी कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया, आपने संगठन भी कर लिया, चयन भी कर लिया। अब अधिगम अनुभवों का चयन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस जिस भी पाठ्यक्रम में नहीं है, वो पाठ्यक्रम बेहतर नहीं माना जाता है। इसलिए अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन बेहतर होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाला विद्यार्थी अनुभवजन्य हो सके। पाठ्यक्रम को संपूर्ण अनुभव माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कंटेंट ऐड कर देंगे, कोई भी अधिगम अनुभव ऐड कर देंगे। अगर हम सोसाइटी या समाज के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्थिक मूल्यों का विकास हो जाना चाहिए,
सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाना चाहिए, बेहतर नैतिकता, व्यवहारिकता का विकास हो जाना चाहिए। अनुभव वो जो समाज में बदलाव लाए, अधमा अनुभव, अधिगम अनुभव वो जो जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सीखने के बाद विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन दिखे, जिसमें परिवार में बदलाव लाए, समाज में, देश में परिवर्तन लाए, अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकें। एक बेहतर समस्या समाधान अगर इस तरीके का कंटेंट और ये बेहतर अधिगम अनुभव का चयन होता है, विकसित होता है, उनका संगठन होता है, तो तब जाकर के हम एक बेहतर बात कर सकते हैं, जिनमें अलग-अलग प्रकार के अनुभव, अधिगम अनुभव हो सकते हैं। देख जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलाप करवाने चाहिए। इससे इससे एक्सपीरियंस होता है। हम एक्सेसिबल कैसे बना दें उसे? अगर बेहतर एक्सेसिबल बना दिया जाता है क्रियाकलाप को, तो बच्चे बेहतर सीख सकते हैं और हमारे समाज का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां उपयोग करिए। आप विजिट करवाइए, कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, डिस्कशन करवाइए। शिक्षण विधियां ऐसी नहीं कि जो केवल शिक्षक करे, क्योंकि अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं बची है, अब विद्यार्थी केंद्रित या शिक्षार्थी या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण निर्देशित करना, यानी कि कंप्लीटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायरेक्शन में होना चाहिए पूरा। अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते भी हैं, तो वो एक इंस्ट्रक्शन टाइप होना चाहिए, वो एक डिस्कशन टाइप होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर एक एक्सपीरियंस डेवलप हो सके। आज हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इमेज बेस्ड बना सकते हैं, हम विभिन्न डायग्राम बेस्ड बना सकते हैं, ऐसे जो जिसे देखते ही बच्चों के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट विकसित हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डेवलप हो सके, वो समाज के बारे में थिंकिंग कर सके, इस तरीके का हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी विधियां एवं क्रियाकलाप है जो मुख्य हैं और अधिक उपयोग में लाई जा रही हैं आजकल के। व्याख्यान विधि आप जानते ही हैं, लेक्चर मेथड, जिनका उपयोग करके हम विद्यार्थियों में एक्सपीरियंस बेहतर डेवलप कर सकते हैं। और लेक्चर मेथड पढ़ाते समय क्लास में क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जगे रहते हैं ऐसे। बहुत सारे शिक्षक हैं, 45-45 मिनट का पीरियड होता है, अपना लेक्चर देके खत्म। विद्यार्थी क्या सीखा, कितना सीखा, कोई महत्व नहीं है। जिसकी वजह से विद्यार्थियों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं आता, क्यूरियोसिटी उत्पन्न नहीं होती, सवाल पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। परिचर्चा विधि इट बेस्ट मेथड है ये, परिचर्चा डिस्कशन मेथड। इससे एक नहीं बल्कि बहुत सारे विचारों का जन्म होता है, जब हम विद्यार्थियों में ही ग्रुप बना देते हैं, उनको सिखाते हैं उसी तरीके से। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ये दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि के जनक जो जॉन डीबी के शिष्य हैं किलपैट्रिक, उन्होंने बेहतर बताया इसके बारे में। अगर विद्यार्थी को एक सृजनशील बनाना है, एक विद्यार्थी को बहुत ही चिंतनशील बनाना है, एक तर्कशील बनाना है, तो परियोजना विधि को लागू करना पड़ेगा उनमें। और शिक्षक भी सहयोग करे, लेकिन एक लिमिट में, और विद्यार्थियों को ऐसे प्रोजेक्ट दे जिनमें उनका क्रिएटिव बन सके वो। खेल विधि, प्ले वे मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के उपयोग में देखें, छोटे बच्चों के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। भ्रमण विजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक टेंजिबल नॉलेज क्रिएट होता है इससे, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो क्रिएट होता है, मिलता है, अनुभव मिलते हैं उसके। तो अगर बेहतर अनुभव चाहिए, तो इस तरीके की गतिविधियां, मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। बहुत सारी फिल्म्स भी कभी कभी दिखाई जा सकती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम फिल्म्स नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन कंटेक्चुअल होनी चाहिए, जिससे एक्सपीरियंस हो सके। कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज होनी चाहिए जो शिक्षक खुद बनाएगा। विद्यार्थियों से मिलकर के कहानियां बनवा सकते हैं, एक क्रिएशन का पार्ट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट होता है। कम से कम वो भाषा संबंधी आने वाली समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। विभिन्न स्टोरीज, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, तो अपने आप कहानियां बन जाएंगी। कविताओं के माध्यम से, आजकल तो गाना किसको पसंद नहीं है, गा गा करके बच्चों को पढ़ाइए। तो ऐसे तरीके में उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिनसे बेहतर एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जा सकता है। हम देखते हैं संगठन, विषय वस्तु का अभी हमने चयन देखा, अब संगठन की बात करते हैं।
सीरियलाइजेशन होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए। अगर कोई विषय वस्तु है तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। चयन तो मान ले कर लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन आप उसका संगठन कैसे करेंगे? वो ये क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी विषय वस्तु कहीं भी रख दो। मान लीजिए जैसे बहुत सारे आप पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस होता है जिसमें 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट होता है, लेकिन कौन सी यूनिट सेकंड नंबर पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी, फोर्थ नंबर पे आएगी, उसका कंटेंट कैसे सेट होगा, उस यूनिट में भी कौन कौन से जो सब यूनिट है वो कहाँ पर सेट हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषय वस्तु तथा सामग्री को, या यूं कहें कि शिक्षण प्रक्रिया को एक निश्चित क्रम में लिखा जाना एक अपने आप में डेवलपमेंट का एक आधार है। इसलिए इस क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, जिसमें आप जानते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो हम टीचिंग जो मेथड्स हैं, शिक्षण सूत्र हैं, उनका उपयोग करते हैं जो ज्ञात से अज्ञात की ओर माना जाता है। जब भी पढ़ाते हैं तो ऐसी चीजें जो रिलेट कर सके उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, अगर जानने वाली चीजें पहले नहीं बताएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कठिन बता दो, बच्चा खुद ही घबरा जाए, पढ़ना लिखना बंद कर दे, क्यूरियोसिटी उसकी बंद हो जाएगी। मूर्त से अमूर्त की ओर पहले देखिए, कुछ चीजें दिखाइए, टच कराइए, इसके बाद अमूर्त चीजों को बताइए। तो ऐसी क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंटेंट भी होना चाहिए, और खास करके शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इंटरेस्ट बना सके पढ़ने में, पढ़ाने में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।